अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। अब हमें ये पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज़ अ सेमी परमिएबल बैरियर। उसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें उसके अंदर आ सकती हैं और ज़्यादातर अंदर नहीं आती। सेम इज़ द केस कि सेल के अंदर से भी कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोटीन्स, कुछ सिक्रीशंस बाहर जाती हैं और जाना ज़रूरी है। तो अब ये चीज़ें किस तरह मूव करती हैं, क्योंकि सेल को एक इन्वायरमेंट मेंटेन करना है, सेल के अपने अंदर भी और उसको बाहर के इन्वायरमेंट से भी इंटरैक्ट करना है। इन इंटरैक्शंस को कंट्रोल करते हैं कुछ फिनोमिना। सेल के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ फिनोमिना हैं जिनके थ्रू वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है और उन फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे अब वन बाय वन। पहला फिनोमिना हमारे पास है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का एक जगह से जहाँ पे वो हायर कंसंट्रेशन में है दूसरी जगह मूव करना जहाँ उनकी कंसंट्रेशन लो है। Diffusion is the movement of molecules from an area of high concentration to the area of lower concentration. That means along the concentration gradient. अब concentration gradient का मतलब है कि एक particular area के एक तरफ molecules high concentration में हो और दूसरी तरफ low concentration में। When they keep on moving, तो फिर एक ऐसा टाइम आता है जब molecules उस एरिया में evenly distribute हो जाते हैं। That state is called equilibrium. When molecules का temperature 0 Kelvin या -273 डिग्री सेल्सियस से above हो तो they are always in motion. Either they are solid, liquid or gas molecules. They always keep on moving from high to low concentration. Diffusion एक major principle है substances की movement का within और इन बिटवीन सेल्स, जिसको बहुत से बायोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। लाइक आपके लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज होती है इट इज़ गवर्न्ड बाय डिफ्यूजन। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो ग्लूकोज अपटेक होता है बाय द कैपिलरीज ऑफ दो स्मॉल इनफोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई, वो भी डिफ्यूजन होती है। आपकी किडनीज में न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी डिफ्यूजन की वजह से ही हो रही होती है। तो डिफ्यूजन में सेल की कोई एनर्जी स्पेंड नहीं होती, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ब खुद ही हो जाता है, तो उसे कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, इसलिए हम उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं या हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन्स में से फ्रीली मूव नहीं कर सकते, बिकॉज या तो उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है या फिर उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स द सब्सटेंस फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी ये जो डिफ्यूजन है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू हो रही होती है। कोई ना कोई प्रोटीन है जो सेल के बाहर से किसी चीज़ को उठाती है, उसको अंदर से चैनल में से ला के सेल के अंदर छोड़ देती है, या इट गोज़ ऑपोजिट वे एज वेल कि सेल के अंदर से कोई मॉलिक्यूल या कोई केमिकल या कोई एलिमेंट उठाती है, उसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कराती है और सेल की दूसरी तरफ छोड़ देती है। तो दैट इज़ हाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वर्क्स। नेक्स्ट फिनोमेना है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस का प्रोसेस हमेशा दो सॉल्यूशंस के दरमियान होता है। एक वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो है और दूसरा वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट करती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ओवर टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन विद लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन दे मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन विद हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू क्रिएट अ बैलेंस और इक्विलिब्रियम। यानी कि एक जगह से वाटर मूव करता है दूसरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को इक्वलाइज करने के लिए कि दोनों के पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर और इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मौजूद हो। Osmosis is the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. Osmosis को समझने के लिए solutions की tonicity को समझना बहुत ज़रूरी है। टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा तब एप्लीकेबल होता है जब हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हों। टॉनिसिटी में हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, यानी तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रिलेटिवली मोर सॉल्यूट यानी हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है। अब इसमें हम किसी ना किसी सोल्यूशन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, हम उसके रेफरेंस से बात कर रहे हैं कि दिस सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक, मीन्स कि दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन हैज़ अ हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन।
दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका मतलब है कि इट हैज़ रिलेटिवली लेस सॉल्यूट यानी लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर कंपेयरिंग इट टू। और तीसरा आ जाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी इस वाले सोल्यूशन के पास भी इक्वल सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूट से जिसके साथ हम इसे कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। सेल्स ने अपने वाटर कंटेंट को मेंटेन करना ही होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ना भर जाए या कहीं बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट उसके अंदर से रिड्यूस ना हो जाए। अब सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल्स, आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वाटर कंटेंट भी होता है। सो इट मीन्स कि सेल के अंदर भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और सेल के बाहर भी किसी किस्म का एनवायरनमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, बी इट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक and isotonic as compared to the internal environment of the cell। हम एक एनिमल सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करें तो वो सेल अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन करेगा। व्हाई? बिकॉज सोल्यूशन आइसोटोनिक है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। सो जितना वाटर कंटेंट सेल के अंदर मूव कर रहा है उतना ही रिमूव भी हो रहा है, वहाँ स्टे नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालें तो इट विल बर्स्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इट विल रिटेन, बिकॉज बाहर सॉल्यूट कम है एंड अंदर ज़्यादा है, इसीलिए वाटर विल मूव इनसाइड ऑफ द सेल टू अचीव इक्विलिब्रियम। देन हम उसे अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो बेचारा सेल विल श्रिंक एंड लुक लाइक सूखी हुई किशमिश। वाई? बिकॉज सेल के अंदर से सारा वाटर कंटेंट बाहर निकल जाएगा ताकि बाहर की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। लेकिन प्लांट सेल का मामला थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेल वॉल। मोस्टली प्लांट्स लिव इन अ हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, यानी उनके सेल से बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो होती है, जिसकी वजह से वाटर सेल के अंदर मूव करता है एंड देन वैक्यूल में अक्यूमुलेट होता है। वैक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है क्योंकि सेल वॉल स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सेल रप्चर नहीं होता बल्कि सेल बिल्कुल रिजिड हो जाता है, यानी अकड़ा हुआ होता है, बिल्कुल स्मूथ एंड टाइट। जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑन द सेल वॉल। उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर और इस पूरे प्रोसेस यानी फिनोमिनन को हम कहते हैं टर्गर। और यही प्लांट की नॉर्मल हैप्पी स्टेट है कि उसे टर्जिड होना चाहिए। एज अपोज टू दिस, जब हम प्लांट को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही रिमूव हो रहा है, यानी वैक्यूल में पानी एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सेल फ्लैसिड हो जाता है, यानी बिल्कुल ढीला ढाला सा और उसकी शेप उस तरह की नहीं रहती। और प्लांट सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें तो उसका सारा वाटर कंटेंट सेल से बाहर निकल जाता है और सेल बेचारा सूख जाता है। Even the cytoplasm shrinks and that shrinking of cytoplasm is called plasmolysis। ऑस्मोसिस का एक रोल गार्ड सेल्स के साथ भी है। प्लांट की लीफ एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के अराउंड प्रेजेंट होते हैं और उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। दिन के वक्त गार्ड सेल्स आर हाइपरटोनिक इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज एज कम्पेयर टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स, यानी उनके पास ज़्यादा ग्लूकोज होता है और बाहर कम, इसलिए वाटर उनके अंदर एंटर होता है और वो स्वेल कर जाते हैं, creating an opening which is required for the transpiration and carbon dioxide diffusion। रात में there is low glucose concentration as compared to nearby cells, so water moves out और वो flaccid हो जाते हैं। जब वो flaccid हो जाते हैं तो they close the stomata, thus limit the transpiration ताकि प्लांट का बहुत ज़्यादा water loss ना हो सके। इसी तरह जो ऑस्मोसिस है वो गार्ड सेल्स को कंट्रोल करती है और गार्ड सेल्स इन टर्न स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके नॉलेज की कुछ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। वी नो अबाउट द फंक्शन ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स दैट दे कैन सेपरेट स्टफ। तो हम आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन्स बनाते हैं फॉर सेवरल पर्पसेस। We can separate bacteria and viruses through a membrane based on their pore size. We can separate bacteria and viruses through a membrane because bacteria are bigger and can't pass through membrane pores, जबकि viruses being tiny वो क्रॉस कर जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं, यानी ये दोनों चीज़ें हम उनके साइज़ के बेसिस पे through a semi permeable membrane
सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह हम वाटर प्योरिफिकेशन में इन मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हुए वाटर में से सॉल्ट्स अलग कर लेते हैं, जिसे हम यूजुअली रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वी सेपरेट सॉल्ट्स फ्रॉम सोल्यूशन बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑपोजिट टू नेचुरल ऑस्मोसिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर अगली बात हमारे पास आ जाती है फिल्ट्रेशन की। इट इज समवट सिमिलर टू रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि फिल्ट्रेशन में भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, बट हियर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट ऑफ द पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। यह फिनोमिनन हम आर्टिफिशियली भी परफॉर्म करते हैं, जबकि नेचुरली भी ब्लड प्रेशर की वजह से ये फिनोमिना हमारी बॉडी में हो रहा होता है कि कैपिलरीज में से स्मॉल सेल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दे कैन ईजिली पास थ्रू एंड दैट टू अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब अगला फिनोमिना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का ऑपोजिट है, यानी इसमें मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। अब क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट हो रही है, इसलिए इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हमारा इससे क्या काम? इफ दिस इज द केस, यू आर रॉन्ग, बिकॉज हमारी बॉडी की सारी मसल मूवमेंट एंड नर्व इम्पल्सेस आर इम्पॉसिबल टू हैपन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना हो। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे नर्व सेल्स की मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स या आइंस को सेल की एक साइड से दूसरी साइड पे कैरी करती हैं। दोज आर कॉल्ड कैरियर प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के स्पेसिफिक नेम्स होते हैं एज पर द मॉलिक्यूल्स दे कैरी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप इन नर्व सेल मेम्ब्रेन्स। इन अ नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट इस पंप का काम ये है कि ये सेल के अंदर पोटेशियम की हाई वाइल सोडियम की लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करे by spending ATP. For maintaining that, the pump moves sodium to the outside of the cell while there is already high concentration of sodium, while potassium को inside move करता है जहां already potassium high concentration में मौजूद है। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं वो कैरी हो सकें, और ये जो फ्लक्स है दोनों सोडियम और पोटेशियम आइंस का, ये चेंज होता है जैसे ही कोई हमें स्टिमुलस मिलता है, कोई सिग्नल मिलता है, ये जो फ्लक्स है ये रिवर्स हो जाता है, बहुत सारे सोडियम अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चेंज आता है उसकी वजह से एक नर्व इम्पल्स कैरी होता है। तो नर्व इम्पल्सेस के कैरी होने के लिए ये ज़रूरी है कि ये पंप्स काम करते रहें और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते रहें सोडियम की एंड पोटेशियम की। अब नेक्स्ट जो फिनोमिना है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। पहले आती है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें सेल जो है वो बल्की मटेरियल्स को इनगल्फ कर लेता है, यानी खा जाता है, बाय एक्सटेंडिंग इट्स मेम्ब्रेन अराउंड देम, मूविंग देम इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्यूल या वेसिकल। अब एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं। When the material is solid, it is called phagocytosis, जो कि हमारे white blood cells में परफॉर्म की जाती है, और when the material is liquid, it is called pinocytosis। दूसरा मैकेनिज्म है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर जाना, तो एक्सोसाइटोसिस में सेल एक्सपेल्स बल्की मटेरियल आउट ऑफ इट। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं लाइक स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, वो अपनी सिक्रीशंस को सेल से बाहर इसी तरह भेजते हैं थ्रू एक्सोसाइटोसिस कि वो उसको वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है और सिक्रीशन जो है वो सेल से रिमूव हो जाती है, इसीलिए हमें पसीना आता है। इसी तरह हमारे टीयर ग्लैंड्स काम करते हैं और इसी वजह से हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है।